गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम लोग एक नए कवि के बारे में एक नए अध्याय का अध्ययन करेंगे, एक नए चैप्टर का अध्ययन करेंगे। बच्चों, सुमित्रानंदन पंत का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जो कि छायावादी कवियों के सिरमौर और प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। आइए इनके जीवन के बारे में कुछ पढ़ते हैं। आप लोगों के सामने ये जो चित्र दिख रहा होगा, ये सुमित्रानंदन पंत जी का चित्र है। आइए देखते हैं। हिंदी साहित्य के छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक सुमित्रानंदन पंत, जो कि अपनी मुख्य रूप से प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करने के लिए, प्राकृतिक सौंदर्य को अपनी कविता में साक्षात स्वरूप प्रदान करने के लिए जाने जाते हैं, माने जाते हैं। हिंदी साहित्य में इनका एक महत्वपूर्ण स्थान है। आइए इनके बारे में कुछ जानते हैं। जीवन परिचय इनका। सुमित्रानंदन पंत, जिनका जन्म 20 मई 1900 ईस्वी में उत्तराखंड के अल्मोड़ा, जो कि बागेश्वर में है, अल्मोड़ा इसमें बागेश्वर जिले के कौसानी नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम सरस्वती देवी, पिता का नाम गंगा दत्त पंत था। इनके बचपन का नाम गुसाई दत्त था। जन्म के 6 घंटे बाद ही इनकी माता का स्वर्गवास हो जाता है। माता की मृत्यु के पश्चात इनका पालन पोषण इनकी दादी के द्वारा किया गया। ये अपने पिता की 8वीं संतान थे। मतलब ये 8 भाई बहन थे। सुमित्रानंदन पंत कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में, जब ये सिर्फ 7 वर्ष के थे तभी जो है इन्होंने कविताएं लिखनी प्रारंभ कर दी थी। कविताएं लिखने का शौक़ इनको बचपन से ही था और इन्होंने कविता लिखी। प्रारंभिक शिक्षा के लिए अल्मोड़ा के गवर्नमेंट हाई स्कूल में इन्होंने एडमिशन लिया और जब वहाँ इन्होंने 9th में एडमिशन लिया तो इन्होंने अपना नाम जो है गोसाई दत्त से बदल करके सुमित्रानंदन पंत रख लिया। स्वतः इन्होंने नाम बदला और वहीं से जो है ये सुमित्रानंदन पंत के नाम से जाने लगे। इसके बाद जो है ये अपने मझले भाई के साथ काशी चले जाते हैं। वहाँ इन्होंने क्वींस कॉलेज में पढ़ाई करी, अंग्रेजी की पढ़ाई करी। फिर उसके बाद जो है अपनी हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात या स्नातक की पढ़ाई के लिए इलाहाबाद में और सेंट्रल कॉलेज इलाहाबाद चले आए। वहाँ इन्होंने दाखिला लिया। वहाँ इन जो है पठन पाठन का कार्य वहाँ इनका प्रारंभ हुआ। लेकिन हुआ क्या कि कालांतर में जो 1921 में महात्मा गांधी के द्वारा जो असहयोग आंदोलन चलाया जा रहा था, उस असहयोग आंदोलन के आह्वान पर, महात्मा गांधी के आह्वान पर, बुलावे पर इन्होंने कॉलेज छोड़ दिया और कॉलेज छोड़ करके जो है ये महात्मा गांधी के साथ सत्याग्रह में सम्मिलित हुए। लेकिन दुर्भाग्यवश जो है, चूँकि इनका स्वभाव ये थोड़े सौम्य स्वभाव के थे, कोमल स्वभाव के थे, इस वजह से जो है ये सत्याग्रह में सम्मिलित बहुत दिनों तक नहीं हो पाए। परिणाम स्वरूप पढ़ाई इनकी बीच में बाधित हो गई। उसके पश्चात ये घर चले जाते हैं। घर आकर के इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, बंगला और साहित्य भाषा का इन्होंने घर पर अध्ययन किया, स्वाध्याय से पढ़ाई की और उसके पश्चात कुछ दिनों के बाद जो है इनके पिता का भी निधन हो गया, पिता की मृत्यु हो गई। सन 1931 ईस्वी में ये काला काकर गए। काला काकर जाने के पश्चात वहाँ इन्होंने जो है मार्क्सवाद का अध्ययन किया और फिर आकर के इन्होंने अपनी जो प्रगतिशील विचारों की जो पत्रिका थी रूपाभा, उसका इन्होंने प्रकाशन किया। देखिए, इनके पिता की मृत्यु के पश्चात जो है इन पर चूँकि बहुत कर्ज था और कर्ज चुकाने के लिए इनको अपना घर भी बेचना पड़ा, अपनी कुछ ज़मीनें भी बेचनी पड़ी। इसके बाद जो है उस कर्ज से निपटने के पश्चात ये कुछ वर्षों के लिए कुंवर सुरेश सिंह के साथ प्रतापगढ़ चले जाते हैं। प्रतापगढ़ जा कर के
तो ये इनके जीवन का जो है एक संक्षिप्त परिचय था। आगे देखते हैं। हाँ, इनका साहित्यिक जीवन कैसा था, साहित्यिक जीवन पर प्रकाश डालते हैं। सुमित्रानंदन पंत जब ये चौथी कक्षा में पढ़ रहे थे तभी इनको कविताएं लिखने का शौक था। 7 वर्ष की ही उम्र थी, तभी से जो है इन्होंने कविताएं लिखनी प्रारंभ की थी। सन 1918 ईस्वी के लगभग इन्हें नवीन धारा के प्रवर्तक कवि के रूप में जाना जाने लगा। एक नई कविता, एक नई पीढ़ी के रूप में ये उभरने लगे। प्राकृतिक सौंदर्य पर 1907 से लेकर के 1918 के बीच में इन्होंने कई सारी कविताएं लिखी। 1927 में इनकी जो कविता आई वीणा, 1927 में की प्रकाशित होती है। इसके पहले 1922 में इनके द्वारा लिखी गई उनकी पहली जो पुस्तक थी उच्छ्वास, उसका प्रकाशन 1922 में हुआ। फिर 1926 में इनकी प्रसिद्ध काव्य संकलन पल्लव प्रकाशित होता है। और उसके बाद जो है ये फिर अल्मोड़ा चले जाते हैं, जैसा कि मैंने बताया आपको कि ये अपने जो है मझले भाई के साथ अल्मोड़ा चले आए। उसी समय जो है मार्क्सवादी विचारधारा से ये काफ़ी प्रभावित हुए। और मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित होने के पश्चात 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा जो नमक आंदोलन चलाया गया, उस मार्क्सवादी विचारधारा, बच्चों समझ लीजिए, मार्क्सवादी विचारधारा जो है वो जो समाज में एक असमानता व्याप्त थी, उस मतलब अमीरी गरीबी की जो विचार, उच्च और निम्न वर्ग का, अमीरी और गरीबी का, पूंजीपति और जो है श्रमिक वर्ग के बीच जो असमानता थी, उस पर इन्होंने गहरा अध्ययन किया और उसका काफ़ी प्रभाव भी इनके जीवन पर पड़ा। 1930 में महात्मा गांधी के द्वारा एक नमक आंदोलन चलाया गया। सन 1938 ईस्वी में इन्होंने अपनी पत्रिका रूपाभा, जो कि प्रगतिशील विचारों की एक मासिक पत्रिका थी, उसका संपादन किया और प्रगतिशील लेखक संघ से काफ़ी वर्षों तक ये जुड़े भी रहे। सुमित्रानंदन पंत ने आकाशवाणी में भी मुख्य डायरेक्टर के रूप में कार्य किया। 7 वर्षों तक वहाँ भी 1950 से लेकर के 1957 ईस्वी तक ये मुख्य कार्यकारी डायरेक्टर भी वहाँ बने रहे आकाशवाणी में। इसके बाद जो है योगी अरविंद, जो कि आध्यात्मवादी थे, साइकोलॉजिस्ट थे, के सानिध्य में आते हैं और उनके सानिध्य में आकर के उनकी रचनाओं का अध्ययन करने से इनमें जो है आध्यात्मवाद इनके अंदर भी उत्पन्न होता है, या कहें कि उनके आध्यात्मवाद का इन पर भी श्री योगी अरविंद के आध्यात्मवाद का इन पर प्रभाव पड़ता, असर पड़ता है। फिर उसके पश्चात सुमित्रानंदन पंत देखिए को भाषा को पूरी तरह सही से उपयोग करना आता था। ये अपनी कविताओं में उपमाओं का सटीक ढंग से प्रस्तुति करते थे, है ना। जो उपमाएं होती थी, उपमाओं की प्रस्तुति आगे चल करके जो है इनकी कविता जो आप पढ़ेंगे या फिर और भी जो इनकी रचनाएं, उन रचनाओं को अगर पढ़ने का सौभाग्य आपको प्राप्त होगा तो आप इसका जो है एनालिसिस कर सकते हैं कि जो उपमाएं होती थी, उपमाओं का किस तरह से, कितना व्यवस्थित और कितने अच्छे ढंग से इन्होंने जो है उसको अपनी कविताओं में स्थान दिया है। उनके जीवन की साहित्यिक यात्रा 3 पड़ाव से होकर गुजरती है: छायावाद, प्रगतिवाद और आध्यात्मवाद। ये तीनों वाद जो है इनके जीवन के एक प्रमुख अंग रहे हैं। चूँकि ये छायावादी कवि थे, प्रगतिवाद में इन्होंने जो है अपनी कविताएं करनी प्रारंभ करी, कविताएं की, और आध्यात्मवाद का इनके जीवन पर बहुत बड़ा असर था। तो ये 3 पड़ाव हैं इनके जीवन के: छायावाद, प्रगतिवाद और आध्यात्मवाद। प्रारंभ में उनकी कविताएं प्रकृति और सौंदर्य पर केंद्रित रहीं। इसके बाद पहले पड़ाव में वे छायावादी रहे, दूसरे पड़ाव में वो स्वतंत्रता आंदोलन और उससे जुड़ी हुई जो चीज़ें थी उससे जुड़ करके इन्होंने कार्य किया। फिर उसके बाद जो है सामाजिक आदर्शों से प्रेरित होकर के प्रगतिवाद की ओर ये मुड़ते हैं। प्रगतिवाद की ओर मुड़ने के पश्चात इनके जीवन में जो तीसरा पड़ाव आता है वो
श्री अरविंद के दर्शन से और उनकी रचनाओं के अध्ययन से इनमें आध्यात्मवाद की शुरुआत होती है। आपके सामने जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं तीन बहुत बड़े कवि, हरिवंश राय बच्चन जो कि सिनेमा जगत के सिने स्टार अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हैं, श्री हरिवंश राय बच्चन जो कि एक बहुत बड़े कवि, सुमित्रा नंदन पंत जिसका जीवन परिचय आप अभी पढ़ रहे हो बीच में, और किनारे रामधारी सिंह दिनकर जो कि वीर रस के एक अद्भुत कवि थे। सुमित्रा नंदन पंत ओजस्वी, और वीर रस में अगर किसी कवि का नाम प्रथम दृष्टया अगर आता है तो वो रामधारी सिंह दिनकर, जिनकी भी रचनाएं आपको पढ़नी है अभी। तो बीच में आप जो है सुमित्रा नंदन पंत को देख पा रहे होंगे। आगे चलिए, अब इनकी कुछ रचनाओं पर प्रकाश डालते हैं कि इनकी रचनाएं। मैंने आपको पहले ही बताया कि सुमित्रा नंदन पंत जो कि बचपन से ही इनकी कविताएं करने की, कविताएं लिखने की जो एक ललक थी वो बचपन से ही प्रारंभ हो गई थी, 7 वर्ष की आयु में ही। पूरे जीवन काल में इन्होंने कुल 28 पुस्तकों का प्रकाशन किया। उनकी कविताओं का संग्रह आप कहानी के रूप में देख सकते हैं, उपन्यास भी, कविताएं भी हैं, आत्मकथा भी है, महाकाव्य भी है। तो इस प्रकार से जो है इनकी कुल जो महत्वपूर्ण रचनाएं थीं वो आपके सामने इस प्रकार से स्क्रीन पर देखिए। कविता संग्रह क्या है? कविता संग्रह उनके उच्छ्वास, पल्लव, मेघनाथ, बध, ये इनकी कविता संग्रह है। आगे देखते हैं, खादी के फूल, ये भी इनकी कविता ही है। वीणा, ग्रंथ, गुंजन, ग्राम्य, युगांत, युगवाणी, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, चिदंबरा, कला और बूढ़ा चाँद, लोकायतन, ये इनके कुछ महत्वपूर्ण काव्य थे। रूपक में अगर देखेंगे तो ज्योत्सना कहानी संग्रह, इनकी 5 कहानियाँ नाम की एक कहानी संग्रह है जिसमें 5 कहानियाँ हैं। उपन्यास, हार नाम का उपन्यास इन्होंने लिखा। आत्मकथा संस्मरण की अगर बात करें तो एक आत्मकथा संस्मरण इनका 60 वर्ष एक रेखांकन, ये इनकी आत्मकथा थी। फिर आगे देखते हैं कि इन्होंने इनकी जीवन की उपलब्धियां क्या हैं, सम्मान और पुरस्कार इनको क्या क्या प्राप्त हुए। सुमित्रा नंदन पंत को उनके जीवन काल में अपनी रचनाओं के लिए कई सारे पुरस्कार भी प्राप्त हुए। उन पुरस्कारों में मैंने आपको बताया पद्म भूषण जो कि 1961 में प्राप्त हुआ था, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि 1968 ईस्वी में मिला था। ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला किस पर था? ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको जो है चिदंबरा जो इनकी बहुत एक प्रसिद्ध कृति थी, उस कृति पर इनको 1968 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। साहित्य अकादमी जो कि कला और बूढ़ा चाँद पर इनको प्राप्त हुआ था, और सोवियत पुरस्कार लोकायतन जो कि इनकी एक प्रमुख कृति है, काव्य कृति है लोकायतन, जिस पर इनको जो है सोवियत पुरस्कार प्राप्त हुआ था, है ना। आइए देखते हैं, ये आप देख सकते हैं कि पुरस्कार प्राप्त करते हुए सुमित्रा नंदन पंत जी, यहाँ देखिए बीच में किस प्रकार से जो है पुरस्कार ग्रहण करते हुए, है ना। चलिए, सुमित्रा नंदन पंत जी की मृत्यु 28 दिसंबर 1977 ईस्वी को इस इलाहाबाद में आधुनिक हिंदी साहित्य के युग प्रवर्तक कवि सुमित्रा नंदन पंत जी का निधन हो जाता है। और इनकी मृत्यु के पश्चात भारत सरकार ने इनके सम्मान में उनके जो निज धाम था, जन्मस्थली जो उनकी थी कौसानी गांव उत्तराखंड के बागेश्वर में, उनके निवास स्थान को सुमित्रा नंदन पंत साहित्यिक वीथिका के नाम से इन्होंने संग्रहालय बनवा दिया। वहाँ की जो तत्कालीन भारत सरकार जो थी, भारत सरकार की अनुशंसा से जो है उस उनके निवास स्थान को सुमित्रा नंदन पंत साहित्यिक वीथिका के नाम से एक संग्रहालय बनाया गया, म्यूजियम बना दिया गया। इस संग्रहालय में उनकी व्यक्तिगत वस्तुएं, चश्मा, कपड़े, कलम, इन जो उनकी अपनी व्यक्तिगत वस्तुएं थी, इन व्यक्तिगत वस्तुओं को वहाँ सुरक्षित रखा गया है, आज भी देखा जा सकता है। साथ ही साथ उनके जो प्रशस्ति पत्र थे, उनकी जो रचनाओं की पांडुलिपियाँ थीं, और हरिवंश राय बच्चन और कुंवर सुरेश सिंह के
से किए गए जो पत्र व्यवहार की प्रतिलिपियां वो भी वहाँ सुरक्षित है। मतलब इन्होंने जो एक दूसरे को पत्र लिखे वो पत्र की प्रतिलिपियां भी उनके वहाँ म्यूजियम में, संग्रहालय में सुरक्षित रखी गई हैं। संग्रहालय में प्रत्येक वर्ष व्याख्यान माला आयोजित की जाती है। इतना ही नहीं, उनकी स्मृति में इलाहाबाद में हाथी पार्क, काफ़ी बच्चे गए भी होंगे, मुझे भी जाने का सौभाग्य मिला है हाथी पार्क में, उसका नाम बदल करके सुमित्रानंदन पंत बाल उद्यान भी कर दिया गया है। तो ये इनके जीवन की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां रही हैं। और ये था जो है सुमित्रानंदन पंत, जो कि इनका साहित्यिक और व्यक्तिगत जीवन। ठीक है बच्चों, लिख लीजिएगा।